जय हिंद। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और नागरिकता को 3 प्रकार से बर्खास्त किया जा सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के प्रकार। वो कौन कौन से प्रकार है नागरिकता के जिसको भारत सरकार इशू करती है भारत के लोगों को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनआरआई क्या होता है। नॉन रेसिडेंट इंडियन इसको बोला जाता है। वैसा इंडियन जो इंडिया में नहीं रह रहा है यानी कि इंडिया से बाहर रहता है उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। लेकिन अब कितने दिनों के लिए इंडिया से बाहर है इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी घूमने के लिए गया है किसी देश में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, कहीं भी 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, तो क्या उनको बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन? नहीं, उसका भी कंडीशन है, उसका शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीना या उससे अधिक समय के लिए देश से बाहर है, किसी दूसरे देश में जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब उसकी पहचान कैसे की जाएगी? उसको पहचान के रूप में भारत सरकार पासपोर्ट देती है। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि इस देश से मैं किसी और देश में जाना चाहता हूं जॉब करने के लिए, तो मुझे ये देश भारत जो है मुझे पासपोर्ट देगी। पासपोर्ट का मतलब होता है कि भारत सरकार ने मुझे परमिशन दिया कि मैं भारत से बाहर जा सकता हूं। लेकिन जिस देश में मुझे जाना है वो देश मुझे वीजा देगी। वीजा का मतलब होता है कि जिस देश में मुझे जाना है वो देश मुझे परमिशन दे रहा है कि आप मेरे देश में आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया पासपोर्ट और वीजा का, ठीक है। यानी कि उसके पास पासपोर्ट होगा जिसपे लिखा रहेगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। और क्या ये भारत के नागरिक होंगे? हाँ, बिल्कुल भारत के नागरिक होंगे। जैसे ही भारत के नागरिक होंगे तो आप जानते हैं कि भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, वो इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं, या जो भारत का पोस्ट है मतलब कि जॉब का, उस पोस्ट पे जॉब भी ले सकते हैं। उनको ये सब अधिकार प्राप्त है। इसलिए वो वोट जो है प्रॉक्सी वोट का मतलब होता है कि जहां पे है वहीं से वोट कर सकते हैं। मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह के द्वारा वहां से भेज सकते हैं। कोई ना कोई मीडिया होगा, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन होगा जिसके जरिए वो अपना वोट डाल करके भेज सकते हैं। यहाँ उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वोट, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए विदेशों में कमाते हैं, अगर यहाँ जब कमाते हैं भारत सरकार उसको सैलरी देती है, भारत में हम कमा रहे हैं तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा भारत सरकार को। लेकिन जरा सोचिए कि भारत की इकोनॉमी में ये लोग अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। भारत में पढ़ाई किए हैं, भारत से टेक्नोलॉजी ली है और दूसरे देश में जाकर के पैसे कमा रहे हैं और भारत में सीधा पैसा भेज रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो इनकम होता है उन पर टैक्स नहीं लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं PIO, इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि जिसके फादर ग्रैंडफादर कभी न कभी इंडिया के ही थे, लेकिन वो लोग विदेश में जाकर के सेटल हो गए, वहां पे जाकर के बस गए। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? कार्ड, उनके पास एक कार्ड होगा जिसमें लिखा होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारत सरकार उसको कार्ड देती है, यानी कि उसको वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो लोग पहले इंडियन ही थे। उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो लोग पहले इंडियन ही थे। अब क्या है कि चूंकि वो किसी और देश में बस गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उस देश की नागरिकता उनको मिल गया होगा। इसीलिए आपको हम पढ़ाए थे पिछले ही क्लास में कि जैसे ही किसी देश की नागरिकता उनको मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। इसीलिए उनके पास नागरिकता, सिटीजनशिप नहीं होती है भारत की, ठीक है। अब जैसे ही उनके पास नागरिकता नहीं होगी तो उनको वोट डालने का अधिकार, या इलेक्शन में चुनाव लड़ने का अधिकार, या किसी भी पोस्ट पे नौकरी करने का अधिकार, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मतलब बहुत से पोस्ट, IAS, उस पे वो नौकरी नहीं कर सकते हैं, उस पोस्ट पे वो विद्यमान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन कम इंडिया विदाउट वीजा। पहले आपको बताया है कि वो इंडिया आ सकते हैं। आप जानते हैं कि जिस देश में हमें जाना होता है उस देश से परमिशन के रूप में वीजा लेना पड़ता है। वो वीजा एक परमिट करता है वो देश कि आप मेरे देश में आ सकते हैं। चूंकि ये लोग जो है पहले इंडियन ओरिजिन के ही हैं, इनके ग्रैंडफादर, फादर वगैरह इंडिया के ही थे, इसलिए इनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में सेटल हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे बहुत होंगे। जैसे ही इंडिया में आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ इंडिया के लिए वो करेंगे, फायदा ही दे करके जाएंगे। अगर टूरिस्ट बन के आएंगे फिर भी इंडिया को फायदा दे करके जाएंगे। हालांकि इनके साथ इंडियन की तरह ही व्यवहार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके और हमारे बीच में। जो बिहेवियर पैटर्न होता है उनमें गवर्नमेंट इनके लिए वो सारी चीजें करती है जो हमारे लिए करती है। बस इनके पास कुछ अधिकार मतलब नहीं होता, जैसे वोट डालने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, इन तरह की कुछ अधिकार इनके पास नहीं होती है, ठीक है। अब क्या है कि इनके साथ एक समस्या है, विदाउट वीजा तो ये लोग आ सकते हैं हमारे देश में, लेकिन
ये हर एक 6 महीना में इनको रिपोर्ट देना पड़ता है। एक ऑफिस होता है FRRO, जिसको बोलते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इस ऑफिस में इनको बताना पड़ता है हर एक 6 महीना पे अपना लोकेशन कि हाँ हम इस जगह पे हम ये काम कर रहे हैं। ये इनके साथ समस्या है। हालांकि इसको खत्म कर दिया गया 2015 में। 2015 के बाद इसको पूरी तरह से इसका कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि वो लोग हमारे देश के ही थे। वो आते हैं हमारे देश में तो कुछ ना कुछ फायदा देकर ही कहीं जाते हैं, और इनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि हर 6 महीना पे लोकेशन को बताना इस ऑफिस में जाकर के। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इनके लिए, ठीक है। और इसके लिए ही आ गया फिर OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो है PIO, इसका ही अमेंडमेंट रूप है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? उसके पास भी एक भारत सरकार कार्ड देती है जिसपे लिखा रहता है प्रवासी भारतीय कार्ड, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनके साथ भी भारतीय की तरह व्यवहार किया जाता है। वीजा इनको आवश्यकता नहीं है भारत में आने के लिए, वीजा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना वीजा के लोग भारत में आ सकते हैं। जैसे नॉर्मल चेकिंग जो होता है, सिक्योरिटी चेकिंग, वो सब चेकिंग करना पड़ेगा, बाकी वीजा का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या है, पहले इनके साथ समस्या थी कि FRRO में जाकर के हर एक 6 महीना पे अपना लोकेशन बताना पड़ रहा था। वैसी समस्या खत्म कर दिया गया है कि अब उनको लोकेशन नहीं बताना है। वो आ सकते हैं इंडिया में, कितना भी दिन रह सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग मूलतः इंडिया के ही ओरिजिन है। एक्सेप्शनल इसमें क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के जो निवासी हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, वहाँ के लोगों को ऐसी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। वहाँ से लोग आ सकते हैं, आप जानते हैं क्या क्या मिसयूज हो सकता है, बताने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, सभी लोग इससे अवगत हैं। अब हम समझते हैं कि कोई भी आदमी जो विदेश में काम कर रहा है, आप जानते हैं कि 1998 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भी पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, उस टाइम पे अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध इंडिया पे लगा दिया था। बहुत सारे देश जो है हमसे व्यापार नहीं कर रहे थे, जो इंटरनेशनली व्यापार होता है वो नहीं हो रहा था हमारे साथ। ना कोई सामान खरीद रहे थे हमसे, ना ही कोई सामान वो हमसे बेच रहे थे। तो उस टाइम पे भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा रही थी, पूरा बदतर हो गई बद से। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो लोग इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, लगभग 50 लाख लोग इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, वही लोग वहां से पैसे कमा करके अपने देश में भेज रहे थे और इकोनॉमी को बचा लिए थे उस टाइम पे। तो जब वो लोग हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, किसी और देश में जा करके सीधा पैसा वहां कमा करके और यहाँ डायरेक्ट अपने देश में भेजते हैं, जबकि भारत सरकार उनको कुछ नहीं देती है, ना खाना कपड़ा लगता, कुछ भी नहीं। वो लोग कमाते हैं, सीधा पैसे भारत में भेजते हैं। भारत के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। अब जानते हैं, जैसे मान लीजिए, मेरा मानना ये है कि जो इंडिया के फौजी हैं, चाहे कोई भी हो, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब वो बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। नंबर 1 में वो आते हैं। फिर मेरे हिसाब से नंबर 2 के जो है वो किसान हो गए, फार्मर, जिनकी वजह से हम लोग खाना खाते हैं, ठीक। और नंबर 3 में हम तो मानते हैं NRI लोग को, जो बाहर में रहते हैं, इंडिया से कुछ नहीं लेते हैं लेकिन इंडिया को बहुत कुछ देते हैं, वहां से कमा करके सीधा इंडिया में पैसे भेजते हैं। यहाँ ट्रांसफर होता है, डॉलर जो होता है या कोई उस देश की जो करेंसी होगी वो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट रूप से। जब वो लोग हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश की सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए कुछ करे, ठीक है। तो फिर 1999 में एक आया गया एक्ट, मतलब नियम लाया गया, कानून लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्योंकि जिस देश में वो लोग काम कर रहे हैं, उस देश की करेंसी को उनको मिलता है। अब उस देश की करेंसी तो इंडिया में चलेगी नहीं, उनका फैमिली, उनका सब कुछ इंडिया में है, तो उस करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास मीडिया होनी चाहिए। तो ये जो एक्ट बनाया गया था, कानून, उसी करेंसी को ध्यान में रख करके बनाया गया था कि करेंसी को किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, टू मनी, टू रुपया, ठीक है। तो इसके लिए मतलब 3 तरह का अकाउंट खुलवाया गया, अकाउंट का प्रोविजन दिया गया वैसे लोगों को जो इंडिया से बाहर रहते हैं। पहला है NRO, मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का बैंक अकाउंट ही है जिसमें आप इंडियन रुपीज को भी जमा कर सकते हैं और फॉरेन इनकम को भी जमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी और देश में कमाने के लिए चले गए, आप वहां से कमा रहे हैं, लेकिन आपका कुछ बिजनेस इंडिया में ही है, या इंडिया में आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी है जिस पर टैक्स लगता है, तो आपका मान लीजिए कि इंडिया से भी आप कमा रहे हैं, दूसरे देश से भी कमा रहे हैं, तो ये इस तरह का अकाउंट है जिसमें आप इंडिया की करेंसी को या किसी और देश की करेंसी को, दोनों को आप जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो खामियां है वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा इसमें। इस तरह के अकाउंट में आपको टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा।
दूसरा आता है एनआरई, मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। ये क्या है कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल मतलब सिर्फ बाहरी, जो लोग बाहर कमाते हैं सिर्फ वही वो लोग पैसा, जो जिस देश में काम कर रहे हैं सिर्फ उसी देश का पैसा इसमें जमा हो सकता है। ओनली फॉरेन करेंसी जो होगी इनकम वही आप इसमें जमा कर सकते हैं। चूंकि आप भारत में नहीं कमा रहे हैं, भारत के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, इसीलिए सरकार ने उस पैसे को टैक्स फ्री कर दिया है, नो टैक्स उस पैसे पे। जो लोग इंडिया से बाहर कमाते हैं जितना भी पैसे कमाएंगे उन पे टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इस तरह के जो अकाउंट होते हैं वो बहुत सूटेबल होते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आउटसाइड दी इंडिया अब्रॉड में काम करते हैं, वर्क करते हैं। एक तीसरा तरह का होता है FCNR, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का है, भारत का सिटीजन है, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, वो बिजनेस ऐसा कर रहा है जिसका बिजनेस 5-10 देशों में चल रहा है या उससे भी अधिक देशों में चल रहा है। तो इस तरह के जो अकाउंट में पैसे आते हैं दूसरे देश की करेंसी, मान लीजिए डॉलर ही आता है तो उसको रुपया में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर वो 5-10 देशों में बिजनेस करता है तो उसे रिक्वायरमेंट होती है डॉलर में, क्योंकि बहुत सारे देश में डॉलर चलती है या अनेक दूसरे तरह का करेंसी चलता है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फिर बिजनेस को नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका रिक्वायरमेंट है कि जिस करेंसी में वो पैसे डाल रहा है अकाउंट में उसका करेंसी वैसे ही रहे, मतलब कन्वर्ट नहीं हो, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट नहीं करे। तो उस तरह के प्रोविजन के लिए FCNR के अकाउंट का प्रोविजन है हमारे देश में, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इस तरह के अकाउंट में आप जिस भी करेंसी में पैसा डालेंगे आपका पैसा उसी करेंसी में रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी जो 2 अकाउंट है इसमें जैसे ही आप डालेंगे डॉलर में वैसे ही आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा रुपया में, क्योंकि ये इंडिया का अकाउंट फॉर्मेट है। ठीक है, अब क्या है कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर विद इन द इंडिया अगर आपको कहीं पैसे सेंड करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कहीं भी इंडिया के अंदर में, तो आपको चाहिए IFSC कोड। लेकिन जैसे ही आपका पैसा देश के बाहर से आता है तो उसके लिए आपको ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता होना चाहिए। यानी कि इस तरह के अकाउंट में जो है स्विफ्ट कोड का लगता है, स्विफ्ट कोड। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब ही, यूट्यूब एक अमेरिका की कंपनी है, अगर यूट्यूब हमें पैसा भेजती है वहां से तो हमें कौन सा कोड लगाना पड़ता है? स्विफ्ट कोड लगाना पड़ता है ब्रांच का। IFSC कोड से पैसा नहीं आती है। चलिए अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि NRC क्यों लाया गया था, NRC क्या होता है, NPR क्या होता है, ये सारी बातें आपको हम क्लियर